चलिए एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने क्लास में। और हम लोग अपने क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किए थे डिमांड। और डिमांड का पहला लेक्चर हम लोग बहुत अच्छा से देख लिए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि डिमांड होती क्या है, डिमांड का क्या मीनिंग है, डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है। और उसी लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग पढ़े थे, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आइए आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं और उसी डिमांड को आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो आज पढ़ने वाला है वो है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब देखिए ये टॉपिक 5 नंबर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यानी इसमें से आपको 5 पॉइंट लिखना है। हम भी 6-7 पॉइंट लिखे हैं टोटल, लेकिन आपको उसमें से 5 पॉइंट ही लिखना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक समझिए, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड होता क्या। कहता है कि जो डिमांड होता है सर, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि वो जिस चीज पे डिपेंड करेगा वही डिमांड पे इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा? इफेक्ट डालेगा। चाहे उससे डिमांड घटेगा और चाहे उससे डिमांड बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो मेरा है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, या आपका बुक लिखता है ओन प्राइस। क्या लिखता है? ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक एग्जांपल से समझिएगा इस टॉपिक को। मान लीजिए एक गुड है जिसका नाम है ए और उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 10 रुपया। कितना चल रहा है? 10 रुपया। और 10 रुपया में 5 यूनिट हमको मिलता है। क्या मिलता है? 5 यूनिट। कल हम मार्केट में जाते हैं इसी गुड्स को खरीदने के लिए, और हम भाई साहब को बोलते हैं कि भाई साहब हमको 10 यूनिट चाहिए। कितना यूनिट चाहिए? क्या आप इसके प्राइस में कटौती कर सकते हैं? बोला ठीक है भैया, 10 यूनिट ले रहे हैं तो हम आपको 8 रुपया में दे देंगे। कितना रुपया में दे देंगे? 8 रुपया में दे देंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या सीखे कि प्राइस के घट जाने से, प्राइस के घट जाने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जा रहा है। क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो यहां पर रिलेशन इनडायरेक्ट बन रहा है। यहां पर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर ये 10 रुपया का माल 10 रुपया में ही बेचता तो हम इसे 5 गो यूनिट लेके आ जाते हैं। यानी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घट जाती है। क्या हो जाती है? इसीलिए यहां पे एकदम इनवर्स रिलेशनशिप, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। एकदम फुल इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। और ये चीज अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे थे किस चीज में? लॉ ऑफ डिमांड में भी। लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि प्राइस के घटने से डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है। इसलिए वो लॉ ऑफ डिमांड है। आप धरती पे कहीं भी चल जाइए ये रूल फॉलो होंगे होंगे। नेक्स्ट फैक्टर को पहले यहां पे भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, वही पॉइंट है। इट मींस विद द राइज इन प्राइस, देखिए लिखा हुआ भी, अगर प्राइस बढ़ता है तो उससे मिलने वाली जो कमोडिटी है वो क्या होगी? फॉल, गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। यानी प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट गया। ये था पहला फैक्टर जिससे डिमांड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर हमको पढ़ना है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या पढ़ना है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मार्केट में आप कोई भी गुड्स खरीदने जाओगे, मार्केट में आप कोई भी गुड्स खरीदने जाओगे तो उसके अगल बगल और भी अदर गुड्स रखे हुए रहते हैं, उसी को बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। अब जो भी अगल बगल गुड्स रखे रहते हैं उसको 2 कैटेगरी में लिया जाता है। पहला लिया जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा लिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इससे भी टॉपिक आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स और व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखिए मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थोड़ा समझिएगा मीनिंग होता है क्या। कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of another goods and give the same satisfaction to the consumer। सब्स्टिट्यूट गुड्स वैसा गुड्स होता है कि जो एक दूसरे के प्लेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के प्लेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर,
मान लीजिए पेप्सी हम लोग खरीदने जाते हैं और उस समय मार्केट में हम लोग को पेप्सी नहीं मिलता है, तो पेप्सी के जगह पे हम लोग क्या खरीद के आ जाते हैं? कोका कोला। क्या खरीद के आ जाते हैं? कोका कोला। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और शायद इसका फिगर भी हम आप लोगों को बताए होंगे। देखो यहाँ पर कोका कोला और पेप्सी, अगर मार्केट में कोका कोला अवेलेबल नहीं है तो आप पेप्सी ले सकते हो, और अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो आप कोका कोला भी ले सकते हो। ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सर इसके प्राइस से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये थोड़ा समझाइए। तो सुनो, कह रहा है देयर वुड बी ऑलवेज इज इट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एमसीक्यू में यही पूछेगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में रिलेशनशिप कैसा होता है। तो रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट। सर समझाइए कैसे। एग्जांपल सुनो, पेप्सी खरीदने गए, पता चला कि जो पेप्सी का प्राइस है वो 10 रुपया से 12 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 12 रुपया हो गया। तो उसके सामने कोको कोला रखा हुआ है जिसका अभी भी दाम 10 रुपया है। कितना रुपया है? 10 रुपया। तो पेप्सी खरीदने तो गए थे लेकिन उसका प्राइस बढ़ा तो हम कोको कोला को खरीद के आ गए, यानी हम कोको कोला की डिमांड को बढ़ा दिए। तो देखो प्राइस बढ़ा और कोको कोला का डिमांड भी बढ़ा, यानी दोनों चीज बढ़ रहा है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ जा रहा है और दूसरा के घटने से पहला वाला भी घट जा रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में हमेशा याद रखिएगा रिलेशनशिप डायरेक्ट होती है। इट मीन्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लीजिए पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, द डिमांड फॉर द गिवन गुड ऑल्सो राइज। जो कोको कोला उसका डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ गया। क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट। आगे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट से पहले एक मेरा फेवरेट सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है सर? ये है बच्चे बच्चे जानते क्या है? मम्मी पापा हम लोग को 10 रुपया देते हैं और बड़े बच्चे को कितना रुपया देते हैं? 20 रुपया देते हैं। कितना देते हैं? 20 रुपया। कि जाओ और लिट्टी खरीद के आओ। और हम लोग लिट्टी खरीदने जाते हैं और लिट्टी नहीं मिलता तो उसके जगह पे क्या ले लेते हैं? समोसा। क्या ले लेते हैं? समोसा। तो हम बोल सकते हैं कि लिट्टी का सब्स्टिट्यूट गुड समोसा है। बिल्कुल बोल सकते हैं। एक दूसरे के प्लेस पे यूज होता है, बिल्कुल होता है। और अगर हम कभी समोसा खरीदने गए और गरम गरम समोसा नहीं मिल रहा है लेकिन दिखा गरम गरम लिट्टी छना रहा है, तो एट अ टाइम हम लोग लिट्टी लेके आ जाते हैं कि नहीं? तो है ना, एक दूसरे के प्लेस पे गुड्स यूज हो रहे हैं ना। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, वैसे हाँ एक बात और, हमको अगर लिट्टी चाहिए तो हम 10 दुकान में जाएंगे और लिट्टी ही खरीद के आएंगे। हम समोसा नहीं ले सकते। सबसे बड़ा बात ये है। तो ये आप लोग के लिए है कि हाँ भाई आप लिट्टी नहीं मिला तो समोसा ले ले, नहीं। मेरा जो दिल है वो वफादार है लिट्टी के लिए। किसके लिए? लिट्टी के लिए। और हम आपको देखने में भी लिट्टी जैसा दिख रहे होंगे एकदम मस्त। हमको भी सब बोलता है लिट्टी खा खा के लिट्टी जैसा हो भी गया है, ठीक है ना। तो अब हमको कोई लिट्टी बोले चाहे कुछ भी बोले, हमको जो पसंद है वो हम आप लोगों को बता दिए। यानी ये एग्जाम्पल सिर्फ आप लोग के लिए, ये एग्जाम्पल मेरे पे नहीं चलता है। हमको लिट्टी चाहिए मतलब लिट्टी चाहिए। तो हाँ, अगर आप लोग को मेरा बात ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरा पेटीएम पे 10-10 रुपए आप लोग डाल दीजिएगा ताकि हम लिट्टी खा सके। थैंक यू। वैसे मजाक कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सुनिए, कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर यूजलेस इन द एब्सेंस ऑफ अनदर गुड्स एंड विच आर डिमांडेड ज्वाइंटली। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा गुड्स है कि अगर उसके साथ वो गुड्स नहीं मिला तो पहला वाला गुड्स एकदम यूजलेस है। क्या है? यूजलेस है। और अगर वो दूसरा गुड्स भी मिल गया तो ये दोनों मिलके डिमांडेड को क्या करेगा? एक साथ करेगा। फॉर एग्जाम्पल बाइक और पेट्रोल। बाइक और पेट्रोल। अब हम सर बाइक तो खरीद लिए और हमको पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है,
तो बाइक मेरे लिए यूजलेस है कि नहीं? एकदम है सर। और अगर हमको पेट्रोल तो पूरा मिल रहा बट बाइक ही नहीं मिल रहा, तो पेट्रोल मेरे लिए क्या है? यूजलेस है। तो ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज में आए, क्या है? एक साथ यूज में आते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा और तुम ही लोग जवाब देना। मान लेते कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया मार्केट में। क्या स्टार्ट हो गया? बढ़ना। तो एक बात बताओ, क्या तुम बाइक खरीदोगे? नहीं ना खरीदोगे। भाई पेट्रोल महंगा चल रही है, तो क्या हम बाइक खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। यानी अगर एक गुड का प्राइस बढ़ा तो दूसरे गुड्स का डिमांड ऑटोमेटिक घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसके केस में जो रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है? जो रिलेशन बन रहा है वो इनवर्स बन रहा है। क्या बन रहा है? इनवर्स। क्लियर? तो याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में रिलेशन हमेशा डायरेक्ट होता है। क्लियर? तो ये हम लोग 2 फैक्टर पढ़ लिए हैं। तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थोड़ा इस पर भी फोकस कीजिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कहता है देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स। मार्केट में 3 तरह के गुड्स अवेलेबल है। कितने तरह के गुड्स अवेलेबल है? 3 तरह के गुड्स अवेलेबल है। पहला को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स या नॉर्मल कमोडिटी, दूसरा को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स और तीसरा को बोलते हैं नेसेसिटी गुड्स। और तीनों के केस में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल गुड्स पढ़ते हैं। कहता है फॉर नॉर्मल कमोडिटी विथ अ राइज इन इनकम, अगर किसी कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो राइज, तो इस केस में उस गुड्स का डिमांड भी क्या होने लगेगा? बढ़ेगा। तो नॉर्मल गुड्स के केस में याद रखिएगा कि इनकम के बढ़ने से, किसके बढ़ने से? इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, यानी यहां पे जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट। तो एमसीक्यू पूछेगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड व्हाट रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपका जवाब आना चाहिए डायरेक्ट। क्या आना चाहिए? डायरेक्ट। अब इंफीरियर गुड्स क्या है सर? तो उसके बारे में पढ़िए। बोलता है फॉर इंफीरियर गुड्स विद द राइज इन इनकम, अगर कंज्यूमर का इनकम क्या हुआ? बढ़ा। चलो इनकम बढ़ाते हैं हम लोग। द डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉल, और इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है। क्या हो जाती है? गिर जाती है। यानी कि यहां पे जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है इनवर्स। क्या बन रहा है? इनवर्स। तो याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि इंफीरियर गुड के केस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप बनता है? तो आप लोग खुद बोलेंगे कि इंफीरियर कमोडिटी या गुड्स के केस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स बनती है। कैसा बनती है? इनवर्स। और तीसरा जो गुड्स है वो होता है नेसेसिटी गुड्स। क्या होता है? नेसेसिटी। फॉर एग्जांपल मेडिसिन। मेडिसिन कैसा गुड्स है? नेसेसिटी गुड्स है। कह रहा है फॉर नेसेसिटी गुड्स वेदर इनकम इंक्रीज, चाहे इनकम बढ़े और चाहे इनकम घटे, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन कांस्टेंट। जितना क्वांटिटी हम लोग परचेस करते थे हम लोग उतना ही क्वांटिटी परचेस करेंगे। अगर हमको लिखा हुआ है कि एक टैबलेट है जिसको हमको सुबह शाम खाना है और मेरा अचानक से इनकम घट गया, तो क्या हम उसको एक ही टाइम खाएंगे? नहीं ना, उसको सुबह शाम हम लोग को क्या करना होगा? खाना होगा। तो क्या इनकम से उसके क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में क्वांटिटी डिमांडेड पे प्राइस, सॉरी, इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये 3 तरह के गुड्स हैं और तीनों के केस में अलग अलग रिलेशनशिप है। नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट, इंफीरियर गुड्स के केस में इनडायरेक्ट या इनवर्स, और नेसेसिटी गुड्स के केस में कांस्टेंट, यानी कुछ नहीं, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये है तीसरा फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब यहां टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है
फैशन और डिमांड में क्या चल रहा है। यानी कभी कभी होता है ना, किसी गुड्स का फैशन चलता है, क्या चलता है, ट्रेंड्स, हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स। तो देखिएगा कि जिस भी गुड्स का ट्रेंड चलता है उसका ऑटोमेटिक डिमांड भी बढ़ जाता है। अगर आप लोग को उस क्लास में जाना है तो जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि सौरभ सर पता नहीं कहाँ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस क्लास में जा सकते हैं, सर लोग हैं बैठे हुए, मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको समझ में आ रहा तो समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में होता है कभी कभी कोई गुड्स या हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब किसी गुड्स का हैबिट है हमको, तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और किसी गुड्स का हैबिट छूट गया तो उसका डिमांड गिर जाएगा। उसी तरह से कोई गुड्स है जो ट्रेंड में चल रहा है, क्या चल रहा है, ट्रेंड में, तो ऑटोमेटिक उस गुड्स का जो डिमांड भी होगा ना वो पूरा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना है, पूरा बढ़ना। जैसे आज के समय पे अगर हम बात करें तो कोई पर्टिकुलर गुड्स का नाम बताओ जिसका ट्रेंड अभी चल रहा है, यानी बच्चे बच्चे उसको खरीद रहे हैं। अगर हम सोचे तो कोई दिमाग में आ रहा है? अच्छा हाँ, अभी जस्ट विंटर सीजन बीता हुआ था और आप देखिएगा एक रैबिट वाला कैप आया था कि इसको दबाते थे तो उसका कान उठता था। तो देखे होंगे कि सभी जगह मार्केट में इतना ज्यादा उसका डिमांड हो गया कि वो टोपी पता है 50 का था और 300 से कम में नहीं बिक रहा था। तो ये भी याद रखिएगा, किसी भी गुड्स का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ता है तो उसका प्राइस भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो अभी उस कॉन्सेप्ट को छोड़िए, इस कॉन्सेप्ट पे आइए। तो उसका ट्रेंड चला, और ट्रेंड चला तो बच्चों बड़े लोग भी, यहां तक कि हम एक दो जेंट्स को भी देखे हैं उसको पहन के यूज करने में। और विश्वास मानिए तुम्हारे सर, हम घर में एक बार पहन के घूम रहे थे। मतलब ये क्या है, ये ट्रेंड चला है तो उसको हम भी खरीद के लाए हैं, बट हम खरीदे नहीं थे, मेरे घर में कोई खरीदा था, बस हम उसको यूज कर रहे थे, ठीक है, हमको भी पसंद आया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक दे रहा है, इफ अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स गोड आउट फ्रॉम द फैशन इट्स डिमांडेड विल फॉल। आज के समय पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कौन देखता है, बताओ कौन है वो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहा है चोरी छुपके। सरकार उस पर हैवी टैक्स लगाएगी। कहां से वो टीवी रखा हुआ, उस टीवी को कहां भेज दिया जाए, म्यूजियम में भेज दिया जाए। क्यों, क्योंकि वो हो चुका है एंटिक पीस। क्या हो चुका है, एंटिक पीस। तो ये बस बताने के लिए कह रहा है कि आज के समय पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जो फैशन है वो जा चुका है। क्या हो चुका है, जा चुका है। तो उसका डिमांड क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अगर डिमांड खत्म हो चुका है तो मार्केट में कहीं भी ढूंढ लो तुमको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखेगा, नहीं दिखेगा। कहीं भी दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या दिखता है, एलईडी। क्या दिखता है, एलईडी। अब तो ओलेड भी आ गया है ना, और भी होगा आने वाले समय पे, और भी एक से एक बेस्ट बेस्ट टीवी आने वाली है, सबका डिमांड बढ़ेगा। ये खत्म। और लास्ट है इस टॉपिक का, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, इफ पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर, थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर कोई आदमी है पीपल और वो सोच रहा है कि फ्यूचर में किसी गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, किसी गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला, अभी सोच रहा है कि ये बोतल जो है ना, या 10 बार मिल रहा है ना, फ्यूचर में 50 रुपए का हो जाएगा। तो आज के समय पे वो क्या करेगा, अपने घर में बोतल भर देगा, अपने घर में वो बोतल क्या कर देगा, पूरा फिल कर देगा, भर देगा। यानी अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस केस में जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट। और हमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर गुड्स का फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो उसका ऑटोमेटिक डिमांड भी हम लोग घटा देते हैं आज के समय पे, और फ्यूचर में खरीदेंगे। जैसे आज के समय पे सोना का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सभी लोग अनुमान लगा रहे भाई कि फ्यूचर में सोना घटेगा तो खरीदेंगे, घटेगा तो खरीदेंगे, घटेगा तो खरीदेंगे। लेकिन जो ग्राफ बता रही है वो ये बता रही है कि अभी जो गोल्ड है वो 2 लाख के प्लस भी जा सकता है। जैसे अभी चांदी चला गया 4 लाख के प्लस, पता था किसी को, लेकिन फिर से गिर गया। तो गिर गया तो जल्दी से आके खरीद लीजिए, और अगर नहीं खरीद रहे हैं तो फिर से वो बढ़ रहा है। सही बात है, वो फिर से बढ़ रहा है, वो फिर से 4 लाख पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ये पूरा पूरी हो चुका है खत्म। और यही देता आप लोग का 5 नंबर। कोई दिक्कत?